तो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज जो हम सेशन लेकर के आए हैं, ये सेशन है भाई जिपमैट 2024 की परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी की, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन से बनती है। वो कॉम्बिनेशन ये है कि आपके इनपुट्स कैसे हैं, दूसरी बात आपके इनपुट्स कितने सही हैं, और प्लस आपके इनपुट्स कितना रिड्यूस कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट। फिलहाल थोड़ा सा वैसा हो गया, टेक्निकल हो गया, मैं इजी वे में आपको बताऊंगा। ठीक है। जिपमैट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपके दो आईएम्स में जाने के रास्ते खुलते हैं। एक तो हो गया आपका आईएम जम्मू, और दूसरा आपका हो गया आईएम बोध गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। रोहतक की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोहतक में ही एंट्री मिले, आपके ये स्कोर कार्ड दो आईएम्स में काम आएंगे। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, और जिपमैट की डेट भी अभी तक रिलीज खैर नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। तो चलो भाई जरा देखते हैं कि करके कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जिपमैट है क्या। तो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है मैनेजमेंट में। ठीक है, scoring well on this exam could help candidate to gain admission in IIM Bodh Gaya and IIM Jammu for IPM programs. Now the exam is 2.5 hour computer based. भाई देखो, कई लोग तो खुश होते हैं इस चीज को लेकर के कि यार इसमें ना औरों की तरह 2 घंटे नहीं मिलते, बल्कि 2.5 घंटे मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये 2.5 घंटे क्यों मिलते हैं। ठीक है, और ये 2.5 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी तैयारी नहीं करी तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जिपमैट का फुल फॉर्म क्या होता है। ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। एनटीए इसको करवाता है, नेशनल लेवल पर होता है। ये सारी जानकारी आप लोगों को पता है। मेन मेन चीजें ये जानो कि क्वांट्स आएगा, डीआई एलआर आएगी, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ये बड़े साफ सुथरे लोग हैं, लोग क्लियरली बता देते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, अब चाहते तो ये एलआर ही बोल सकते थे, डीआई ना बोलते, लेकिन नहीं, इनका दिल साफ है। फिर ये कुछ डिटेल्स हो गई भाई जो कि आप सभी को पता होंगी। ये वीडियो मैं खैर इसके ऊपर व्हाट इज जिपमैट के ऊपर नहीं रखना चाह रहा हूं, मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर ही रखना चाह रहा हूं। ठीक है, सेक्शंस ये बात ध्यान में रखना कि आपके पास जो होंगे वो 100 एमसीक्यू आएंगे, 33 33 34। ठीक है, तो इस वेटेड ऑर्डर में आपका सेक्शंस को बांटा जाएगा 33 33 एंड 34 में। आपके पास 150 मिनट होंगे, यानी 2.5 घंटे, और कुल 4 का होगा। 1 नंबर काटा जाएगा गलत करने पे, 4 नंबर आपको दिए जाएंगे सही करने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कट ऑफ देखिए जरा, इतनी भारी कि कट के ऑफ हो गई है ना। बोध गया की, जम्मू की, यानी हमें क्या करना है, हमें 95% एक्यूरेसी के साथ इस पेपर को मैक्सिमम स्कोर करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो यहां पर आते हैं भाई। सबसे पहले सबसे बड़ा टेंशन फॉर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहले पेपर का लेवल जानो। पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलेटिव होते हैं लेकिन इजी होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्या कैलकुलेटिव नेचर में होते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले भाई एक काम करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? अपनी कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। ठीक है, कैसे? कुछ कुछ कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। 2 into 3 डिजिट, 3 into 3 डिजिट, 11 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे डिटरमाइन करेंगे, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको करनी चाहिए, ना कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 लिख लिख करके शुरू कर दिया। नहीं, पहले काम आपको कैलकुलेशन के ऊपर करना है। जैसे ही कैलकुलेशन आपकी अच्छी होने लगी, आपको दिखने लगा, वैसे ही फिर अब हम चैप्टर्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, और चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना है कि इनमें पीएचडी नहीं करनी हमें, क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास। तो हमें करना क्या है? हमको करना यह है कि हम पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें वेटेज ज्यादा आ रहा हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मैं कहूंगा ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। सॉरी, लेकिन आप मैथ्स बैकग्राउंड के है ही नहीं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं तो बोल दूंगा एसआईसीआई से क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, आप लगाओ, मजा ही नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा। तो आप ना, मैं एक पैटर्न दे रहा हूं, उस पैटर्न को फॉलो करो। आप सबसे पहले शुरुआत करिए एवरेज से। ठीक है, आप एवरेज के क्वेश्चंस देखिए। आप एवरेज की, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस पढ़ा है इसलिए एवरेज आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एवरेज जैसे ही आप खत्म करेंगे, आप 2 चैप्टर शुरू करिए, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप चाहें तो इसको साथ ही साथ शुरू कर सकते हैं, अगर समय की कमी है
तो आप इसको साथ ही साथ शुरू करिए, और जैसे ही आप ये शुरू कर देंगे वैसे ही अगला टॉपिक उठा करके आप लगाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर देखिएगा मजा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आने लगेगा। क्यों? एवरेज आपने किया, एवरेज से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कमांड हो गई। जितने बैंकर क्वेश्चन एवरेज से बनते उतने और किसी में नहीं बन सकते। तो एवरेज से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कमांड हो गई, आपने एप्लीकेशन सीख ली, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन की, अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस लगाया, बड़े आराम से हो गया। अब जैसे ही ये चीज हो गई वैसे ही आप क्या लगाएंगे, एसआई और सीआई लगाएंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे ही आप एसआई सीआई लगाएंगे, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं इसीलिए पीपीटी नहीं बना करके लाता हूं, क्योंकि जो बताने में जो मजा है वो दिखाने में नहीं है। ठीक है, फिर जैसे ही ये टॉपिक्स आप करेंगे आपके अंदर थोड़ा सा आएगा, अरे यार चलो कुछ तो हो रहा है। मीनवाइल आपको अदर सब्जेक्ट्स पर भी आना है, एक दिन में एक ही चैप्टर नहीं खत्म करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी करना है। जैसे ही ये सारे टॉपिक्स आपने खत्म करे, अब आप एक और बढ़िया चैप्टर उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क आप जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स इसी से निकल करके आ रहे हैं, जैसे वेजेस, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो ये चैप्टर्स इसी से निकल करके आ रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि एक चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप में भी परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की आप आराम से लगा लोगे। ठीक है, एक चैप्टर है एजेस, एजेस से भी एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी चैप्टर्स है। ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के अप्रोच से बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, यानी दो चैप्टर, और इनको चैप्टर्स नहीं बोलता हूं मैं, इनको बोलता हूं एप्लीकेशन। आप परसेंटेज की एप्लीकेशन सीखिए, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन सीखिए कि कैसे किसी चैप्टर में वो लग रही है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे ही आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप नेक्स्ट टॉपिक उठा सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, या स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी आपको समझ में आए। और इसके बाद सीधे सीधे आप उठाएंगे बोट एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बाद आप रेसेस प्रैक्टिस करिएगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आप ट्रेन के लगा लीजिएगा। ये यूनिट भी आपकी खत्म हो गई, और जैसे ही आपकी ये यूनिट खत्म हो गई आपका अरिथमेटिक खत्म हो गया। अब आपको कूद के आना है किस पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एडवांस सेक्शन में। अब एडवांस में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखो भाई जरा, एडवांस में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे देखो। एडवांस में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जो अगर हमने पढ़ा तो हमारे हमेशा काम आने वाला है, वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। एलजेब्रा के बाद हम ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो बहुत इजी टू अप्रोच है और नंबर देने वाला है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एलजेब्रा उठाएंगे, एलजेब्रा के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हम उठाएंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कौन सी, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। फिर फोर्थ नंबर पर हम ज्योमेट्री उठाएंगे। फोर्थ नंबर पर हम क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री उठाएंगे। ठीक है, अगर आप एडवांस पढ़ पढ़ करके पक जाएं, थक जाएं, आपको लगे अरे यार क्या है, वही फिगर वही सारी बातें, तो आपको जो बीच में टाइम मिलेगा उसमें दो चैप्टर और तैयार कर सकते हैं, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, जैसे ही ये चीजें आपकी तैयार हो गई, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सेक्शन तैयार हो गया। आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लगाने, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद मॉक्स पर आना है। मॉक पर कब आना अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें जो हमें कवर अप करनी है। फिर हम वर्बल एबिलिटी में आते हैं, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश बैकग्राउंड आपको इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं कि आप नकल करके नहीं पास हुए हैं, आपके पास एक प्रॉपर एप्टीट्यूड है, एक लैंग्वेज के तरीके से आपने इंग्लिश को ली है, और वो लैंग्वेज आपकी बेसिक लाइफ में भी आपको दिखती होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उठाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेली बेसिस पे लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाएंगे और आप डेली बेसिस पे लगाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपका मन करे तो आप एडिटोरियल्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज आपको इंदौर में भी बहुत काम आएगी, रोहतक में भी बहुत काम आएगी, जीटी में भी बहुत काम आएगी, हर जगह काम आएगी। अप्रोच एक और टारगेट्स अनेक, ऐसे मान लो। उसके बाद आप डेली बेसिस पे पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे आपको पैरा जंबल्स की प्रैक्टिस करनी है। जब ये हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप फिलर्स की प्रैक्टिस करेंगे।
आप डबल फिलर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और आप क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, और किसके रेफरेंस में लेकर के करेंगे, तो फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब की आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी में डबल फिलर्स, फिलर्स, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के रूप में दिखेंगी, ठीक है। मेजर पार्ट होता है क्या भाई, मेजर पार्ट होता है एंटोनिम एंड सिनोनिम, जिसको आप कहते हो वोकैब, ठीक है। तो वोकैब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एडिटोरियल से तो अच्छी हो ही रही है, प्लस एडिशनली अगर आपको करना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, डालिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस समरी, बहुत से टीचर से बना रखी, जो आपको अच्छी लगे आप उठा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वहां से करेंगे। फिर आ गई भाई बात ग्रामर की, ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो कुछ टॉपिक आप कर सकते हैं, जैसे नाउन आप कर सकते हैं, आप प्रीपोजिशन कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, ठीक। बाकी प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत लोड नहीं लेना है इंग्लिश के ऊपर। जब ये चीज हमारी हो जाएगी तो फिर हम आएंगे किसके ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। लॉजिकल रीजनिंग में हम भाई क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम चैप्टर उठाएंगे सीरीज, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सीरीज के बाद हम अगला टॉपिक उठाएंगे एनालॉगी, बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है। एनालॉगी के बाद हम उठाएंगे ऑड वन आउट, इजी टॉपिक है पर क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर उसके बाद हम उठाएंगे मिसिंग कैरेक्टर, मिसिंग कैरेक्टर के जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये प्रैक्टिस वाला है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी में, प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने 20 क्वेश्चन लगाने के बाद आप खुद ही बता दो सीरीज में क्या होता है, एनालॉगी में क्या होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये चीज हमारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हमने अच्छी कर ली और भाई 10-20% एरिया भी कवर कर लिया। तो अब हम शुरू करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से, फिर हम शुरू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, फिर हम शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन से। जैसे ही ये चीजें हो जाएंगी तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस के ऊपर है, पहले समझेंगे तब लगाएंगे, ठीक है। पहले हमने वो टॉपिक नहीं उठाया जिससे कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि इतना लोड देना ही नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करें फिर इसको प्रैक्टिस करें। अब इसमें प्रैक्टिस 25-50 सवाल, 20-25 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इज मोर देन सफिशिएंट। 50 क्वेश्चन सीरीज के लगा लीजिए, 50 एनालॉगी के लगा लीजिए, 50 ऑड वन आउट के लगा, डिफरेंट डिफरेंट लगाइएगा, एक ही पैटर्न पे ना लगाइएगा। जब ये हो जाए तो ऑर्डर रैंकिंग हो गया हमारा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हमारे हो गए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट्स लगाएंगे, और ये भी प्रैक्टिस के ऊपर होता है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता। जब ये हो जाएगा हमारा तो हम फिर पढ़ेंगे सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म प्योर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के ऊपर है। इनइक्वालिटी आप सभी को पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही करा देता हूं मैं, प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट। फिर 11 नंबर पर आप क्लॉक पढ़ेंगे, क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लीजिएगा, कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लीजिएगा, डे के आधार पर डे जब निकालते हैं, है ना, डे के आधार पर डे निकालते हैं, और डे और डेट के रेफरेंस में दूसरा डे और डेट निकालते हैं, तो इसको भी आप देख लेना, बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। डाइस आप देख लेना, हर बार क्वेश्चन आता है और अल्ट्रा इजी क्वेश्चन बनाते हैं डाइस वाले। फिर 14 नंबर पर जब आप आएंगे तो अब आप शुरू कर दीजिए नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको, आप पढ़ लीजिएगा इमेजेस, आप पढ़ लीजिएगा एम्बेडेड फिगर, आप पढ़ लीजिएगा फिगर कंप्लीशन, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा सीरीज, आप पढ़ लीजिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, और आप पढ़ लीजिएगा एनालॉगी एंड ऑड वन आउट। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है क्रिटिकल रीजनिंग का, और क्रिटिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो 3-4 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जैसी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद रीजन एंड असर्शन, ये चीजें आपको और देख लेनी है।
तो ये कंप्लीट कॉम्बो हो गया। इसमें से आपको लग रहा है सर आपने तो पूरा बोल्ड ही भर दिया और कह रहे हो बस बस बस, नहीं, हर चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, हर चीज इतनी टफ नहीं आपको लगेगी। आप ये उड़ा दोगे बड़े आराम से, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये भी कर लोगे। ऑर्डर रैंकिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप बहुत आराम से कर लोगे। डायरेक्शन डिस्टेंस आप कर लोगे। ब्लड रिलेशन में हो सकता है थोड़ा पंगा फंसे, तो पूरी लाइन में एक में पंगा फंस रहा है, ये आप कर लोगे बहुत आराम से। ये हो सकता है कष्ट दे थोड़ा, ये आप कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये तो बहुत आराम से कर लोगे। अजम्पशन अगर आपको समझ में आ गया तो कंक्लूजन फ्री है। आर्गुमेंट में हो सकता है भाई आपको पंगा लगे थोड़ा सा। कॉज एंड इफेक्ट बहुत इजी है, असर्शन रीजन बहुत इजी है, क्या टफ है? ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं टीचर हूं तो इजी है, नहीं, मैं स्टूडेंट के अप्रोच से बोल रहा हूं कि ये इजी है, ये डुएबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस इन सब चीजों के रखने हैं अपने पास, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले वही क्वेश्चन लगाइएगा जो प्रैक्टिस के दम पे हो जाए, जिनमें कॉन्सेप्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, तो एलआर हमें इतना कष्ट नहीं देगी। तो क्या फिर प्रॉब्लमैटिक होगा हमारे लिए? तो प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए होगा भाई डीआई। अब डेटा इंटरप्रिटेशन क्या डायरेक्ट लगाना चाहिए या कुछ एडिशनल करना चाहिए? करना क्या चाहिए आखिर उसके लिए? तो डीआई के लिए हमें क्या करना चाहिए समझो जरा। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशंस अपनी अच्छी करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी। फिर हमें अप्रोक्सीमेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे ही हमारा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डीआई उठाएंगे। और सबसे पहले कौन सी डीआई उठाएंगे? पहले हम टेबल वाली उठाएंगे। जैसे ही टेबल हो जाएगी फिर हम बार वाली उठाएंगे। जैसे ही बार हो जाएगा फिर हम पाई चार्ट उठाएंगे। रडार, वेब, ये सब छोड़ देंगे अभी। जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, फिर डीआई के लिए कुछ नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद अगर हमें लगा कि भैया हमारी डीआई में कमजोरी है, तो हम फिर से डीआई की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस का गेम है, सीखना समझना कुछ है नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना है, जैसे वेटेड एवरेज निकालना आ गया, परसेंटेज कंपेयर करना आ गया, रेशियो निकालना आ गया, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डीआई आप किसी भी यूट्यूब पे डालो कि भाई कोई देखो, बहुत सारे टीचर डीआई पढ़ा रहे, किसी से भी सीख लो, लगाना शुरू कर दो, सब आपके ऊपर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं भाई समराइज करने के ऊपर। समराइज कैसे करेंगे हम? देखो भाई, समरी में क्या करेंगे, समरी में ये एक बात तो हमको पता चल गई कि जिपमैट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो जितनी हाई प्रैक्टिस कर पाओ उतनी हाई प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात हमको ये समझ में आ गई कि जिसमें कट ऑफ ज्यादा है उसके क्वेश्चंस इजी ही होते हैं, क्योंकि इतने कोई 30 मार्क खा नहीं बैठे हैं कि बिल्कुल मॉडरेट भी नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे 400 में 350 कट ऑफ ले आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इजी हैं, तब इजी है मतलब अप्रोचेबल है। अप्रोचेबल है तो प्रैक्टिस ही हमारी काम आएगी, घूम फिर करके वहीं पे काम, बात आ गई हमारी। तो जैसे ही हम लोगों ने ये बात जानी कि प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस ही मेन है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। और जिस एग्जाम में प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना होता है, मैं हमेशा कहता हूं मॉक लगाओ। मैं इंदौर में नहीं कहता हूं ज्यादा मॉक लगाओ, आपने वीडियो देखा होगा, एक बार भी नहीं कहा मैंने मॉक लगाओ। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रेंट वाला गेम है वहां पर, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस वाला है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कम से कम वीक में एक मॉक जरूर लगाओ, और जैसे ही आपके एग्जाम पास आने वाले हो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, और उसके बाद इसकी ढंग से भैया एनालिसिस करो। एनालिसिस के कुछ की पॉइंट होते हैं, अभी अगर आपने आज मॉक दिया है तो एनालिसिस कल करना, क्योंकि एक तो आपने 2.5 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ एग्जाम दिया है, अब फोकस बची नहीं, तो मत खर्चा करो, आराम करो, फोकस को जमा करो, कल आओ, कल अपनी पेपर को क्या करो, एनालाइज करो। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा डायरी ऑफ एरर्स में लिखते जाओ। तो अगर आप इस कंस्ट्रेंट के साथ काम करते रहेंगे, इसके साथ कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे, तो आपके लिए कोई तकलीफ, कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करता हूं। आई होप आपको स्ट्रैटेजी मैंने बहुत ही, मैं बिल्कुल वैसे वीडियो नहीं बनाता हूं कि बिल्कुल हाइप दिखा रहे हैं कॉलेज की और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, नहीं, एग्जाम पढ़ने से ही निकलेगा, बात खत्म, और किसी चीज से निकल ही नहीं सकता। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।